1979 बैच के राजस्थान कैडर के रिटायर्ड आईपीएस सुरेश चौधरी वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। श्री गंगानगर के 24 जीडी गांव में 26 दिसंबर 1953 में जन्मे सुरेश चौधरी की स्कूलिंग जयपुर के सेंट जेवियर से हुई। इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईआईटी कानपुर से पूरी की। इसी दौरान सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और 1979 में कामयाबी मिली। इसके बाद 1987 में उन्हें केंद्र के साथ काम करने का मौका मिला और सुरेश चौधरी ने नेशनल सिक्योरिटी में काफी काम किया। राजस्थान कैडर के बेहद सुलझे हुए अधिकारियों में शामिल सुरेश चौधरी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रेलवे, महानिदेशक पुलिस, गृह, रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राजस्थान की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 2013 में रिटायर होने के बाद उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। सुरेश चौधरी का लक्ष्य अगले 3 साल में आरटीआई को कामयाब बनाना है और कैसे वह इसे पूरा करेंगे जानेंगे फेस टू फेस। नमस्कार, जी राजस्थान न्यूज के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। आज जिस चेहरे से हम मुलाकात कर रहे हैं वह राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त सुरेश चौधरी साहब, आपका फेस टू फेस में स्वागत है। थैंक यू। आज़ादी के बाद इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया, निर्णय हुआ और आम आदमी को सबसे बड़ा जो अधिकार मिला वो था सूचना का अधिकार। 2005 से आज 2016 में हम आ चुके हैं, पूरे 10 साल गुजर गए। ये जो सूचना का कारवां था राजस्थान में, उसकी कमान आपके हाथ में, कहाँ तक पहुँच पाया? देखिए, शुरू होने से आज तक जितनी जर्नी की गई है उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। जब हम शुरू में आयोग बने थे और काम होना शुरू हुआ था तो काफ़ी तरह की भ्रांतियां थी लोगों के मन में। आज के दिन जो डेवलपमेंट्स न सिर्फ राजस्थान में हुए हैं पर ऑल इंडिया लेवल पे हुए हैं, कोर्टों के जो इसके अंदर हस्तक्षेप हुए हैं या डिसीशंस हुए हैं, उनकी वजह से बहुत कुछ क्लैरिटी इस राइट को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे इस पूरी संरचना को बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में सोच में कुछ सटीकता आई है। और मैं सोचता हूं कि काम हर साल पिछले साल से बेहतर हुआ है। राजस्थान एक तरीके से इस क्रांति का जनक भी रहा है। राजस्थान में सूचना के अधिकार को लेकर के बहुत लंबे समय तक आंदोलन चला और इस देश को जो अधिकार मिला उसका नेतृत्व राजस्थान ने हमेशा से दिया। अब उस जिम्मेदारी को, सूचना देने की जिम्मेदारी को आप निभा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आंकड़ों की बात करूं या हालात की बात करूं, हम बहुत पीछे हैं सब। निर्णय नहीं है। राज्य सूचना आयुक्त के पास पहुंचने के बावजूद भी 6-6 महीने तक निर्णयों की पोजीशन नहीं होती। निर्णय आ जाता है तो उसकी कंप्लाइंस नहीं है और कंप्लाइंस के बाद में उसके बावजूद अगर पेनल्टीज हैं तो उन पेनल्टीज का भी कोई भुगतान नहीं हो रहा है, उसकी भी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं है। लगता है पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक बहुत काम करने की जरूरत है। देखिए, आइडियल सिचुएशन तक पहुंचने के लिए काफ़ी काम करना बाकी है। अभी इसमें लंबा रास्ता तय करना है। परंतु एक बात ध्यान रखें कि सूचना का अधिकार कोई नया अधिकार नहीं है। ये अधिकार तो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। इसमें कुछ भी चीज़ नई नहीं है, सिर्फ एक प्रक्रिया बताई गई है और एक प्रकार से इसको ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ये एक कदम है। अब इस कदम को लेने के बाद में जो अवरोध आए या जो नासमझी से काम हुए, उनको धीरे धीरे सोच में बदलाव से अब हम एक सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। अगर राजस्थान का ही अपन लें उदाहरण, तो आज की तारीख में करीब 16,000 अपीलें पेंडिंग हैं। इन अपीलों के अलावा कुछ कंप्लेंट्स भी पेंडिंग हैं, कुछ मिसलेनियस पिटिशंस पेंडिंग है। और पेंडेंसी का हाल ये है कि यदि रेगुलर कोर्स के अंदर आदमी वेट करे तो उसको हो सकता है अगली तारीख के लिए साल भर का वेट करना पड़ जाए। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि हम इनका निपटारा जल्दी नहीं कर पाएंगे। राजस्थान सूचना आयोग का
सिर्फ प्रयास यही है कि हम इस पेंडेंसी को कम से कम करें और जल्द से जल्द ये कमी लाएं। अब सरकार ने 4 कमिश्नर मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 3 और सूचना आयुक्त बनाए हैं, तो उम्मीद यही है कि जब इनका काम सही गति से शुरू हो जाएगा तो इस पेंडेंसी में निरंतर कमी आएगी और मेरा विचार है 1-1.5 साल में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपकी अपील की सुनवाई विदिन फ्यू मंथ्स ही पूरी कर ली जाएगी। दूसरी बात यह है कि अपील तो एक माप है, अपील एक तरह से एक मेजर है कि हमारा कितना आरटीआई का काम यहाँ हो रहा है। जितने लोक सूचना अधिकारी हैं सब सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, सब पे कानून लागू है, उस कानून के तहत वो कार्रवाई करते हैं। चौधरी साहब की आपके यहाँ आकर के तो चलिए ठीक है, जो उसकी समस्या थी उसका आखिरी अंत उसको नजर आता है, लेकिन बतौर मुख्य सूचना आयुक्त क्या हम नीचे के सिस्टम में, हम नगर पालिका का जो सूचना अधिकारी है या किसी जिले का जो कर के भवन के अंदर बैठा हुआ सूचना अधिकारी है या पुलिस कार्यालय के अंदर अधीक्षक के कार्यालय में बैठा हुआ सूचना अधिकारी है या ग्राम पंचायत में जो सूचना का अधिकारी बैठा है, वो अपना काम ठीक ढंग से करे, वो समय पे सूचना उपलब्ध करा दे, तो मुझे नहीं लगता कि 16,000 अपील आपके पास आएंगी, कहीं आवश्यकता नहीं है। उस सिस्टम को कैसे जिम्मेदार बनाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, काम तो कटिंग एज पे ही होगा और इस कटिंग एज पे कुल मिलाकर हजारों की तादाद में सूचना अधिकारी है। मैं समझता हूँ 50,000 से ऊपर सूचना अधिकारी आज कार्यरत हैं राजस्थान में। हर आदमी इस बात से वाकिफ है कि सूचना का अधिकार नागरिक का अधिकार है और जो भी सूचना दे होगी उसको तुरंत दी जावे। मुद्दा ये आता है कि कुछ समस्याएं अभी भी हैं, जैसे पहला तो ये निजता की समस्या। कुछ लोग समझते हैं कि सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को अलग अलग इंटरप्रिटेशन लेने की वजह से जो आवेदक है उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, जो लोक सूचना अधिकारी है उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है और इस इंटरप्रिटेशन को फाइनली इस पे डिसाइड करने के लिए अपील होती है। अपील चलती चलती आयोग में भी आती है, हाई कोर्ट में भी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है, इस पे फैसले भी आए हैं। परंतु एक तो ये राइट टू प्राइवेसी हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि हमारा जो रिकॉर्ड रखने का सिस्टम है वो प्राचीन है। मतलब प्राचीन क्या है, पुराने ढर्रे से हम रख रहे हैं। जब तक इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की विधियां सम्मिलित नहीं होगा तब तक ये मुश्किल रहेगा। गांव में आप चले जाओ जहाँ पे काफ़ी ये प्रॉब्लम है अपने ग्राम सेवक के लेवल के ऊपर, तो एक सरपंच दूसरे सरपंच को या एक पंचायत दूसरे पंचायत को जब ट्रांसफर होता है तो पूरा रिकॉर्ड ट्रांसफर करते नहीं है, कुछ रिकॉर्ड इसमें गायब हो जाता है और जो रिकॉर्ड गायब हो जाता है उसको सर्च करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसमें हालांकि आयोग यही करता है कि उसकी सर्च करवाई जाए, एफआईआर तक दर्ज करवाई जाए, दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए, पर इससे भविष्य के लिए रिकॉर्ड अपना सुरक्षित होगा और जल्द सर्च कर पाएंगे। वर्तमान की जो स्थिति है उसमें ये दिक्कतें आती रहती हैं और इसी वजह से हमारी अपीलें काफ़ी बढ़ जाती हैं। अगर हम हमारी रिकॉर्ड कीपिंग को सही कर सकेंगे तो जो हमारी अब ट्रांसपेरेंसी के बारे में सोच बन गई है वो और रिकॉर्ड अगर सुदृढ़ हो तो ये काम हल हो सकता है। और इन दोनों के मिलान से जो वास्तव में ये एक्ट करना चाहता है कि संपूर्ण पारदर्शिता है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट में आए, ये भी संभव होगा। और जैसे जैसे हमारी सूचना क्रांति आ रही है आईटी क्षेत्र में, वही सेम क्रांति इस सूचना के अधिकार को और सुदृढ़ करेगी और जितने भी हमारे नागरिक हैं उनको नीचे से नीचे स्तर पर वो सूचना आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और जो निजता का अधिकार है, निजता के अधिकार के तौर पर अगर मेरे खिलाफ कोई सूचना ली जा रही है तो मैं अपना ऑब्जेक्शन फाइल करता हूं। अब वो जो सूचना अधिकारी बैठा है वो उसके विवेक पे निर्भर करने लग जाता है। दूसरा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अगर कोई उच्च अधिकारी है वो किसी न किसी प्रकार से अगर सूचना को रोकना चाहता है वो उसका उपयोग कर सकता है। इन दोनों को लेकर के क्रिस्टल क्लियर गाइडलाइन अगर नीचे तक हो कि ये चीज आएगी और ये नहीं आएगी तो वो मसला खत्म हो जाएगा। आपकी अपीलों में आने वाले अधिकतर मसलों में मुझे लगता है कि यही मुद्दे होते होंगे कि निजता के अधिकार या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जानकारी देने से मना कर दिया या फाइल उपलब्ध नहीं है इसलिए मना कर दिया। ये जो दो मुद्दे हैं, एक सूचना को अदेय बताने के, ये मुद्दे हैं सूचना को अदेय बताने के कि ये मेरी निजता के अधिकार को छूती हैं या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को छूती हैं। तो एक्ट क्लियर है, आरटीआई एक्ट के अंदर किन किन प्रावधानों में इनको अदेय करार किया जा सकता है या कौन कौन सी एजेंसीज ऐसी हैं जिनसे आप सूचना मांग नहीं सकते, इसका वर्णन किया हुआ है। इसमें कोई
प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है कि निजता का अधिकार पब्लिक इंटरेस्ट को ओवरराइड नहीं करता। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में सूचना उजागर करनी है तो करनी चाहिए। उसमें सिर्फ राइडर ये है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में सूचना अधिकारी मानता है कि इसे उजागर करनी चाहिए तो उसे जिसकी निजता का हनन हो रहा है उसको एक अवसर देना पड़ेगा कि आप अपना व्यू पॉइंट सामने रखिए। कुछ लोक सूचना अधिकारी तुरंत दे देते हैं बिना पूछे थर्ड पार्टी से, और कुछ थर्ड पार्टी को पूछ कर देते हैं और मना कर देते हैं। दोनों ही केस में ये डिसाइड करना पड़ता है अपील में कि क्या इसकी निजता का हनन हुआ अथवा क्या इसके पब्लिक इंटरेस्ट को दबाया गया। तो ये हर सिचुएशन में अलग होता है और हर मुद्दे पे अलग होता है। जहां जहां पर किसी की नाम उजागर करने से उनको खतरा हो सकता है तो नाम उजागर नहीं किए जाते। इस पर क्लैरिटी है कि आप सिर्फ उतनी ही सूचना दीजिए जिससे किसी पे इम्पिंज नहीं, जैसे एग्जामिनर का नाम नहीं पता चलना चाहिए। परंतु यदि किसी स्टूडेंट ने अपनी कॉपी जांच करवाई है किसी यूनिवर्सिटी में तो उसको अधिकार है, वो देखेगा। आरपीएससी भी जो सूचना है वो देगी। कुछ टाइम फ्रेम बनाए हुए हैं, कुछ प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, कुछ परफॉर्मे बनाए हुए हैं, उन सब का पालन करते हुए ये सब पब्लिक इंटरेस्ट में आजकल उजागर होता है। जो बात है दूसरी वाली ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की, कुछ एजेंसीज हैं तो उन एजेंसीज को बिल्कुल छूट है सूचना देने से, परंतु दो केस में उन्हें भी सूचना देनी पड़ती है। प्रथम केस तो है जहां मानवाधिकार का मामला आ जाता है और द्वितीय केस है जहां करप्शन का मामला आ जाता है। तो इन दोनों केस में सूचना पब्लिक इंटरेस्ट में देना जरूरी है। इस पे भी कभी कभी डिस्प्यूट हो जाते हैं। कोई लोग सोचते हैं कि इससे मेरे मानवाधिकार का हनन हो रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। और कुछ लोग सूचना अधिकारी समझते हैं कि इससे करप्शन का केस नहीं बनता, जबकि बनता है। तो दोनों केस में अपीलें करनी पड़ती हैं और हर एक केस का इंडिविजुअल डिसीजन करना पड़ता है। चौधरी साहब, मैं सूचना का अधिकार और विकास के मुद्दे की पे चर्चा शुरू करूं उसके पहले कुछ डिपार्टमेंट को लेकर के इशू है। पुलिस डिपार्टमेंट है, मानवाधिकार वाला जो मुद्दा है अधिकांशतः उनसे जुड़ता है। राजस्थान के 2-3 बड़े मसले हुए मुठभेड़ को लेकर के, पुलिस के मूवमेंट से लेकर के सूचना उनके आदान प्रदान, रपट डालने से लेकर के एनकाउंटर की एफआईआर तक सूचनाएं मांगने के लिए लोग मानवाधिकार कार्यकर्ता गए। लेकिन वही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा, एक बहुत बड़ा शब्द अपने आप में हो जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देना उचित नहीं होगा। ये करके पुलिस डिपार्टमेंट से सूचना निकलाना, आप स्वयं आईपीएस अधिकारी रहे इसलिए मैं बहुत रिलेवेंस है कि आपसे मैं इस मामले में मैं पूछूं। पुलिस डिपार्टमेंट बहुत पीछे है साहब, सूचना का अधिकार उसको अपने पे बोझ लगता है। जहां तक मेरा पिछले 2 महीने का अनुभव है, जो केस मैंने देखे हैं, तो पुलिस विभाग सूचना देने में बिल्कुल नहीं कतरा था। उनको काफ़ी अच्छा आइडिया लग चुका है कि क्या चीज़ देय है, क्या अदेय है। ये बात ज़रूर है कि जितने मामले इन्वेस्टिगेशन में चल रहे होते हैं, अन्वेषणाधीन होते हैं, उन मामलों में सूचना वो कभी नहीं देंगे। परंतु जब मामले की इंक्वायरी पूरी हो जाती है, चार्जशीट पेश हो जाती है, तो वो समस्त सूचना देने को तैयार हैं। इसमें भी वो प्रॉब्लम ज़रूर है कि इन्वेस्टिगेशन के कुछ ऐसे मुद्दे जिनसे कोई निजता का हनन हो रहा हो वो अदेय होंगे और रहते भी हैं, परंतु ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इसमें बाधा नहीं करता। बाधा आती है जब हम जाते हैं उन एजेंसीज के पास जो या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करती हैं या जो कोई सीक्रेट इन्वेस्टिगेशंस करती हैं। उनमें यदि ज़्यादा सूचना दे दी जाए तो मुलजिम के फरार होने का अंदेशा रहता है या जिस मकसद से वो एजेंसी नियुक्त हुई है वो मकसद पूरा होने से रह जाता है। पुलिस के बाद में आता है मुद्दा न्यायपालिका का। बहुत बड़ा टकराव सूचना के अधिकार के मुद्दे पे न्यायपालिका और सूचना अधिकारियों के बीच, यहाँ तक कि राज्य सूचना आयोग तक की मुद्दे टकराव की स्थितियां रहती है कि देय है या अदेय है। यहाँ तक कि जो आदमी, कुछ लोग अगर न्यायपालिका से कुछ सूचना चाहते हैं तो उसके मुद्दे भी आप लोगों के यहाँ आपस के अंदर एक तनाव की स्थिति कई बार देखने को मिलती है। न्यायपालिका में जो कार्यरत अधिकारी हैं वो बहुत ही समझ वाले अधिकारी हैं। उनको न्याय
करते करते कानून का बहुत अच्छा ज्ञान होता है और वो ऐसा कोई कदम नहीं लेते जिसे कानून का कोई वायोलेशन हो। तो आमतौर पे जितनी अपीलें आती हैं, मैंने तो यही देखा है कि जो डिसीशंस न्यायपालिका में लिए जाते हैं वो अमूमन अपील के अंदर सही ठहराए जाते हैं। बहुत ही रेयर मामला होगा जब किसी पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन के लिए वापस इसका किया जाए। लेकिन सब आजकल देखने को ये मिलने लगा है और सरकारों की तरफ से भी आवाज आने लगी है कि सूचना का अधिकार ब्लैकमेलिंग का टूल बन गया है। लोग किस तरीके से व्यवस्था को डिस्टर्ब किया जाए, किस तरीके से अधिकारी को दबाव में लिया जाए या किस तरीके से किसी व्यक्ति विशेष पर लांछन लगाया जाए, उस मकसद से सूचना का अधिकार का उपयोग करते हुए जानकारियां लेते हैं और फिर उसका उपयोग नहीं दुरुपयोग करते हैं। आप सही कह रहे हैं। बहुत सी अपीलें ऐसी आती हैं जिसमें कुछ व्यक्ति और बार बार वही सेम व्यक्ति अलग अलग विभागों से या एक ही विभाग से ऐसी सूचनाएं मांगते हैं जो या बहुत पुरानी होती हैं या जिनका संकलन करने में बहुत टाइम लगता है, और इस सर्च प्रोसेस में या संकलन प्रोसेस में वो लिमिट्स वायोलेट हो जाती हैं जो आरटीआई एक्ट में दिया हुआ है, और इसके वायोलेट होने पे टेक्निकली उनके अधिकार में चेंज आता है या पेनल्टी लगने का सिचुएशन बन जाता है जिस पर वो प्रेस करते हैं। तो ये बात एक बहुत ही टेक्निकल नेचर की है और लगता इससे यही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस सूचना के अधिकार को हथियार बनाकर जो अधिकारी वर्ग हैं उनको दबाव में लाने का प्रयास करते हैं और फिर किसी प्रकार का उनसे दबाव के अंदर काम करवाने का प्रयास करते हैं। 10 साल हो गए हम लोगों ने सूचना के अधिकार का पूरा एक दशक गुजरा, तो उसमें कुछ संशोधन के मुद्दे आए और वहीं से एक बड़ी बहस राजनीतिक दलों को किस हद तक सूचना के अधिकार के तहत होना चाहिए। आजकल नया मुद्दा चल रहा है क्रिकेट क्लब्स, क्रिकेट एसोसिएशंस या स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, ये इनके अंडर में क्यों नहीं आते। फिर बात निकल करके आ रही है कि गवर्नमेंट के साथ डील करने वाली जो कॉरपोरेट या मल्टीनेशनल्स हैं उनको किस हद तक इनको वहां तक एक्सेस देना चाहिए। ये संशोधन को लेकर के भी बड़ा मुद्दा। राज्य के आप मुख्य सूचना आयुक्त हैं, क्या अब वक्त आ गया है कि सभी कुछ सारी चीजें ओपन होनी चाहिए, कहीं कोई निजता या व्यापार या इसके माध्यम से जो चीजें रोकी जा रही है या पॉलिटिकल पार्टीज के फंड्स की बात आ जाती है, ये सारी चीजों के अंदर अब काम करने की जरूरत है क्योंकि अब मैच्योर इनफ सूचना क्रांति अब काफी मैच्योर हो चुकी है इस देश में। मेरा तो मत यही है कि वर्तमान कानून जिस रूप में है उसी रूप में इस कानून का पूरा पालन किया जाए और जितनी भी मशीनरी है, चाहे आवेदक हो, चाहे सूचना देने वाला अधिकारी हो, चाहे उसको सुपरवाइज करने वाले अन्य पुर्जे हों इस सिस्टम के, सब सुचारू रूप से काम करेंगे तो ये सारी जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट की आती हैं हल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ लोग आ गए हैं जो एक तरह से सेतु का काम करने का प्रयास करना शुरू किया था। कुछ लोग उन्हें सेतु की बजाय एक बाधा समझते हैं जो सूचना अपने सोर्स से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के बीच में एक तरह से बाधा हो गई है। ये अलग अलग विचार हैं, अपनी अपनी आकलन है स्थिति का। अगर हमारे सूचना तंत्र जैसे बढ़ेगा, हमारे ई मित्र कियोस्क बढ़ेंगे, हमारा बैंडविड्थ बढ़ेगा, तो जो नागरिक दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनको अपील करने के लिए जयपुर आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उनको एक्टिविस्टों का मदद लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये काम जल्दी हो जाएगा। जितना ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे, जैसे ग्राम सेवक के लेवल के ऊपर या सरपंच के लेवल पे जो काम होता है, उस काम के अंदर सुचारू और सही तरीके से जल्द काम रहेगा। सूचना का अधिकार का कानून जो है बिल्कुल स्पष्ट है और उसका जो पालन इन लेटर एंड स्पिरिट करने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना है, वही एक तरीका है जिससे आगे प्रगति हो सकती है। चलिए साहब, ये तो हम बात कर रहे थे राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त सुरेश चौधरी साहब से। अब थोड़ा सा सुरेश चौधरी साहब को जानने की कोशिश करते हैं। सर, बतौर आईपीएस और उसके पहले का जीवन जानना चाहूंगा कि सुरेश चौधरी कहां से शुरू हुए और आज जहां तक पहुंचे हैं कैसा रहा ये सफर। मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूं
मेरा जन्म बीकानेर में हुआ था। बीकानेर इसलिए हुआ था क्योंकि हॉस्पिटल वही पड़ता था। वैसे गांव का नाम 24 जीबी है और श्री विजयनगर तहसील में पड़ता है ये गांव और गंगानगर जिले में पड़ता था। मेरी जो परवरिश गांव के बाद हुई उसमें स्कूल में जयपुर में गया, सेंट जेवियर स्कूल में, यहाँ 10 साल व्यतीत किए। फिर मेरी शिक्षा के लिए मैं कानपुर गया, IIT कानपुर में मैंने 5 साल इंजीनियरिंग करी। फिर कलकत्ता गया, 2 साल IIM कैलकाटा से मैनेजमेंट किया। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया सिविल सर्विस का और 79 से मैं सिविल सर्विस में हूँ। पिछले 2 साल पहले सन 13 के 31 दिसंबर को मैं रिटायर हुआ था और अब दोबारा इस संवैधानिक पद पर गवर्नमेंट ने मुझे लगाया है, तो अब आपके सामने हूँ। पूरा जीवन एक पुलिस अधिकारी और बड़े जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के तौर पर और बहुत लो प्रोफाइल अधिकारी के तौर पर जो केवल काम में डूबा रहने वाला अधिकारी था, वो दौर एज ए पुलिस ऑफिसर और एक पारिवारिक व्यक्ति, लगता है क्योंकि पुलिस का डिपार्टमेंट का काम सब बड़ा हेक्टिक काम होता है, वो परिवार बहुत पीछे छूट जाता है। चौधरी साहब कैसे बैलेंस कर पाए? इस प्रकार का परिवार और काम के बीच में विशेष कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है। मेरा परिवार तो हमेशा मेरे साथ ही रहा है जहाँ भी मैं गया हूँ। ये ज़रूर है कि जैसे राजस्थान के पुलिस अधिकारी अपना पूरा टाइम राजस्थान में निकाल कर यहाँ की जनता की सेवा करते हैं, वो सौभाग्य मुझे शायद नहीं मिला। तो अब एक मौका है, नहीं, वो तो सहर्ष स्वीकार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करने में हमें सक्सेस मिलेगी। हर इंसान जीवन में कहते हैं समझदार होने की शुरुआत से एक सपना देखता है कि मैं अपना एक प्लान, एक कहते हैं स्केच करता अपने जीवन को। क्या सुरेश चौधरी साहब को आज लगता है कि जो जीवन का स्केच खुद ने बनाया था उसमें वो चेहरा फिट है? देखिए, मैं इसको 2 तरह से आंसर कर लूँगा। पहला तो ये कि जैसा भी डेवलपमेंट करियर का हुआ वो किसी प्लान के तहत नहीं हुआ, वो हमारे सोचने या हमारे प्रयासों के अतिरिक्त था। दूसरा, जो कुछ भी करियर में हुआ उससे मैं असंतुष्ट नहीं हूँ। अगर हाँ या ना मैं पूछूं तो जीवन में जो सपने देखे थे वो पूरे हुए? हाँ ही समझिए, बिल्कुल। चौधरी साहब का जीवन में आदर्श कौन रहा? देखिए, मेरे आदर्श तो मेरे पिताजी ही थे और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अपने आदर्श आपके पिता, आपने कहा, उनके मुकाबले आपको नंबर देने हो तो सुरेश चौधरी जी अगर 1 से 10 के बीच में नंबर दें, कितना करीब पाते हैं उनके? मैं तो 5 या 6 नंबर दे पाऊंगा। चलिए, फिर भी फर्स्ट डिवीजन है। थैंक यू। एक जीवन में कभी आदमी बहुत प्रसन्न होता है, क्षण आता है कि बहुत खुश हुआ, ये लगता है कि सुकून, अच्छा हुआ। मोस्टली जीवन में प्रसन्न होने वाले क्षण तो पारिवारिक डेवलपमेंट्स में ही हुए और जैसे जैसे परिवार में बच्चों को सफलता मिली या जैसे उन्नति हुई उससे काफ़ी प्रसन्नता हुई। जो करियर से रिलेटेड है, मुझे कभी ऐसी अप्रसन्नता नहीं लगी कि ऐसा करने से कोई डिजास्टर हो गया हो या कुछ गड़बड़ हो गई हो। हर पल वाज बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस। और आप समझिए, आखिर में रिटायर होने के बाद जब सरकार ने मुझे संवैधानिक पद के लिए चुना तो अच्छी प्रसन्नता हुई और पहले जितनी प्रसन्नता हुई थी उससे ज़्यादा ही हुई। आपका अगर मैं कहूँ हॉबी या टाइम पास? मुझे कंप्यूटर में काफ़ी वो रहता है, इंटरेस्ट रहता है। मैं हमेशा ही कंप्यूटर टेक्निक के बारे में काम करने में मुझे इंटरेस्ट रहता है। प्रबंधन के संबंध में जानकारी एकत्रित करने में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। आज के 10 साल या आज के 15 साल बाद सुरेश चौधरी साहब खुद को कहाँ और किस स्थिति में देखना चाहेंगे? 10 और 15 साल भविष्य में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो समझूंगा कि अगर अगले 3 साल में मैं इस सूचना आयोग में के प्रबंधन में कुछ कामयाब हो पाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, आप आए, व्यस्त समय में आपने समय निकाला और एक जो बड़ी क्रांति इस देश ने देखी, उस क्रांति के वाहक अब राजस्थान में आप हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने कार्य में सफल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज़।